नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश रिकैप 2024 क्विज सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आपके सामने हम रिकैप 2024 सीरीज लेकर आए थे। अगर उस सीरीज को आपने देखा होगा तो इस अभ्यास के तौर पर लाई गई सीरीज को हल करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आज की सीरीज के माध्यम से हम कवर करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड को। हमारी कोशिश है कि वस्तुनिष्ठ 5 प्रश्नों के साथ आपके रिवीजन को हम धार दे सके। साथ ही साथ हम 2 अभ्यास प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत आपको प्रस्तुत करेंगे और उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। आपने अगर हमारी रिकैप 2024 की सीरीज देखी है तो आपके लिए इन अभ्यास प्रश्नों का उत्तर देना हम कह सकते हैं कि बहुत आसान होगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो अब जाके आप अब भी उसको देख सकते हैं ताकि आपकी आगामी परीक्षा की राह आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप सीरीज के अंतर्गत पहले प्रश्न के साथ, जो कि वस्तुनिष्ठ रूप में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से। पहला सवाल है जीसैट 20 जीसैट N2 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर आपको पहले विचार करना है। पहला कथन है जीसैट 20 एक उच्च थ्रूपुट का बैंड उपग्रह है जिसे उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, इसे 2024 में इसरो के GSLV MK3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। तीसरा, इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो इसके प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। अब इन 3 कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या एक से ज्यादा सही है। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 या विकल्प डी 1 और 3। तो देखिए इसमें सही विकल्प है आपका 1 और 3, क्योंकि पहला कथन जो है वो भी आपका सही है और तीसरा कथन भी सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं तो देखिए विकल्प आपका डी सही है। विकल्प डी क्या था? 1 और 3 था। तो देखिए जीसैट 20 ब्रॉडबैंड ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए एक उच्च थ्रूपुट का बैंड उपग्रह है। इसे इसरो के GSLV MK3 से नहीं बल्कि स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। फॉल्कन 9 क्या है? दुनिया का पहला कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोजित 2 चरण वाला रॉकेट है। पुनः प्रयोज्य का मतलब कि दोबारा जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे स्पेस एक्स के द्वारा, किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में और आगे के लोगों और पेलोड के विश्वसनीय सुरक्षित परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है, निर्मित किया गया है। 6 मार्च 2019 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित NSIL अंतरिक्ष विभाग DOS के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली यह कंपनी है। तो ये आपको कुछ व्याख्या पक्ष में ये तथ्य हैं, इनको भी ध्यान देना है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये सूचना है कि IAS सामान्य अध्ययन GS फाउंडेशन बैच जो है प्रीलिम्स मेंस का हिंदी माध्यम में ऑफलाइन, इसके लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुका है दृष्टि IAS की सभी शाखाओं में। इसके लिए प्रयाग, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और इंदौर शाखाओं में एडमिशन के संबंध में अगर कोई क्वेरी आप विस्तार से चाहते हैं तो 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SKAO कहते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है SKAO का लक्ष्य उन्नत रेडियो दूरबीनों का निर्माण और संचालन करना है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के एंटेना संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किए जाएंगे। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें भी आपके जो कथन सही हैं वो आपका विकल्प सी सही होगा। आपके पहले और तीसरे कथन सही हैं, लेकिन दूसरा कथन आपका सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं तो देखिए SKAO एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक रेडियो दूरबीनों का निर्माण करना और उनका संचालन करना। इसका वैश्विक मुख्यालय क्या है? तो वैश्विक मुख्यालय इसका है यूनाइटेड किंगडम के जोड्रल बैंक वेधशाला में इसका वैश्विक मुख्यालय स्थित है। ये एंटीना संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसके द्वारा एंटीना लगाए जाएंगे। ये जो एंटीने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इस लिहाज से आपका दूसरा विकल्प सही नहीं था। SKAO का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना है। तो अगर कहीं आपको उद्देश्य पूछा जाए कि SKAO का उद्देश्य क्या है, तो बेसिकली ये क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करेगा। इसके निर्माण में भाग लेने वाले कुछ देशों में कौन कौन देश हैं? तो UK है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली और जर्मनी इसमें शामिल हैं जो इसके निर्माण में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट भी कहते हैं, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक्सरे ध्रुवीकरण के अध्ययन के लिए समर्पित इसरो का पहला मिशन है।
दूसरा है एक्सपोसैट को PSLV C-58 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। और तीसरा कथन है यह मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए दुनिया का एकमात्र मिशन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन आपके सही है या हैं। विकल्प 1 और 2, विकल्प B 2 और 3, विकल्प C 1 और 3 या विकल्प D 1 2 और 3। तो इसका सही जवाब आपका होगा विकल्प C 1 और 3, अर्थात पहला कथन आपका और तीसरा कथन ये सही है। बाकी आपका दूसरा कथन जो है इसमें गलत है। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, स्पष्टीकरण के तौर पर आप देखिए, जो एक्सपोसैट है वो क्या है, मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। बैंड कौन सा होगा, तो मध्यम बैंड होगा। उसका क्या रेंज होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि रिकैप सीरीज में विस्तार से इसके बारे में बात की गई है। ये जो है बेसिकली आकाशीय स्रोतों के विकिरण तंत्र और ज्यामिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। PSLV C-58 के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, तो वो कथन आपका सही था। एक्सपोसैट मध्यम एक्सरे बैंड में एक्सरे ध्रुवीकरण के लिए दुनिया का दूसरा मिशन है। साथ ही नासा का इमेजिन एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, किसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया पहला ऐसा मिशन था। तो ये कैसा है, ये पहला नहीं बल्कि ये दूसरा मिशन है। ये भी आपको याद रखना है, ये इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न है, CAR-T सेल थेरेपी के बारे में कुछ कथन है यहां पर दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करके सही जवाब देना है। पहला, CAR-T थेरेपी कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। दूसरा, इसे जीवित औषधि भी कहा जाता है। तीसरा, नेक्स्ट CAR-19 विश्व की पहली CAR-T थेरेपी है जिसे स्वीकृति मिली है। तो ये आपका है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही है। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प B 2 और 3, विकल्प C 1 और 3 या विकल्प D 1 2 3। तो इसका सही जवाब है आपका पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। बेसिकली जो CAR-T थेरेपी होती है वो कैंसर के उपचार के लिए ही ये थेरेपी अपनाई जाती है। और दूसरा, इसे जीवित औषधि भी कहा जाता है। इसके लिए विस्तार से व्याख्या आपको दी गई है। रिकैप सीरीज नहीं देखा आपने तो एक बार फिर जाके उसको देखें, इन सारे पक्षों की डिटेल वहां आपको मिलेगी। तीसरा कथन आपका सही नहीं है, तो इस लिहाज से विकल्प आपका ए पहला और दूसरा सही होगा। देखिए, CAR-T जिसे कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम का ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का ही उपयोग करती है। ये पूरी की पूरी प्रणाली, इसको जीवित औषधि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रोगी जो होता है उसी के इम्यून सिस्टम का प्रयोग करके इसमें उपचार किया जाता है, इसलिए इसको जीवित औषधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, CAR-19 विश्व स्तर पर नहीं बल्कि भारत में पहली CAR-T थेरेपी है, तो ये इसकी सही व्याख्या है। CAR-T कोशिका थेरेपी को ल्यूकेमिया अर्थात जो श्वेत रक्त कोशिकाओं हैं उनका उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर, और लिम्फोमा क्या है, लसिका तंत्र से उत्पन्न होने वाला कैंसर, इन दोनों के लिए ही अनुमोदित किया गया है। तो ल्यूकेमिया के लिए भी अनुमोदित किया गया है और लिम्फोमा के लिए भी अनुमोदित किया गया है। ल्यूकेमिया क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाला कैंसर होता है, और लिम्फोमा जो होता है लसिका तंत्र से उत्पन्न होने वाला कैंसर। इन दोनों के लिए फिलहाल इसको अप्रूव्ड किया गया है। अगला है, नैनो डीएपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नैनो डीएपी के संबंध में पहला कथन है, यह एक नैनो उर्वरक है जिसे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है। दूसरा, यह यूरिया के बाद भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाले उर्वरक है। और तीसरा, नैनो डीएपी की घोषणा 2024-25 के अंतरिम बजट में विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों में सीमित उपयोग के लिए की गई थी। अब आपको बताना है विकल्पों के आधार पर कौन सा सही है। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, या विकल्प सी 1 और 3, या विकल्प डी 1 2 और 3। तो देखिए, इसमें आपका पहला और दूसरा, तो ए विकल्प सही होगा, डी आपका, तीसरा विकल्प आपका गलत है, तीसरा कथन आपका गलत है, तो विकल्प आपका ए होगा। ए का मतलब आपका पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। क्या है, तो नैनो डीएपी बेसिकली क्या होता है, जो डाइअमोनियम फास्फेट होता है उसमें नैनो पार्टिकल, उसके बहुत छोटे कण होते हैं, इसके लिए भी विस्तार से बताया गया है। तो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीकी को डिजाइन किया गया है, क्योंकि जब कण बहुत छोटे होंगे तो पौधे उसको ज्यादा ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और अवशोषित करने के बाद क्या होगा, उनकी वृद्धि ठीक तरीके से हो पाती है। तो नैनो उर्वरक हम कह सकते हैं कि अत्यधिक कुशल प्रकार के उर्वरक होते हैं, जो बारीक कण होते हैं, इसी के वजह से जो फसल होते हैं उन फसलों में इसका फायदा ज्यादा दिखाई देता है। नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व ये प्रदान करते हैं, और कम हम कह सकते हैं उर्वरकों के प्रयोग से अधिक हमको सफलता मिल सकती है, अधिक पोषण हम पौधों को प्रदान कर सकते हैं। और यूरिया के बाद जो डीएपी होता है, दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ये उर्वरक है।
और इसका विस्तार सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए किया गया है, सीमित क्षेत्रों के लिए नहीं, जो कि तीसरा कथन था। इसी आधार पर यह कथन आपका गलत हुआ था। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न का जवाब हमें विश्वास है आप जरूर सही देंगे, क्योंकि आपने अगर हमारी रिकैप सीरीज देखी है तो, नहीं देखी है तो अब भी आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर भी आप इसका जवाब देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में आपका जवाब अपेक्षित है। MIRV तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, MIRV प्रौद्योगिकी एक मिसाइल को विभिन्न स्थानों पर निशाना लगाने वाले अनेक आयुध ले जाने में सक्षम बनाती है। दूसरा, इसरो द्वारा विकसित मिशन दिव्यास्त्र के साथ MIRV क्षमताएं हासिल की। तीसरा, MIRV प्रौद्योगिकी सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है। केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 और विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसमें से आपको सही जवाब देना है। दूसरा अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। इस सीरीज में हम आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। दूसरा अभ्यास प्रश्न भी आप देखें और इसका जवाब दें। 2 अभ्यास प्रश्न के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि रिकैप सीरीज अगर आपने देखा है तो इन दोनों अभ्यास प्रश्न को आप ठीक तरीके से उत्तर देके परख सकते हैं कि आपकी स्मृति में वो सारी चीजें हैं या नहीं है। दूसरा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, VPN इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित और निजी कनेक्शन स्थापित करते हैं। दूसरा, भारत में VPN प्रदाताओं को कम से कम 5 वर्षों तक उपयोगकर्ता डेटा लॉग करना होगा। तीसरा, बढ़ती सेंसरशिप के कारण रूस में VPN पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप इन दोनों अभ्यास प्रश्नों का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।